हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम जनरल साइंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। आप प्लीज़ अपनी नोटबुक साथ में रखें और सारे क्वेश्चंस को नोट डाउन करते चलें। आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और लास्ट में मैं आपको एक वीडियो सजेस्ट करूंगा, आप वो भी ज़रूर देखें। आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच हैव अ वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। आपको बताना है किसका गलनांक और क्वथनांक सबसे अधिक है। तो आपके पास चार ऑप्शन है, डायमंड, फुल्लिन, ग्रेफाइट और चारकोल। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है डायमंड। आप ये भी जानते हैं कि जो डायमंड है वो हमारा हार्डेस्ट मटेरियल है, यानी कि सबसे कठोर पदार्थ है। बात करते हैं फुल्लिन की, तो ये फुटबॉल की जैसा फुटबॉल देखने को होता है, फुटबॉल स्ट्रक्चर टाइप होता है और इसमें जो कार्बन की संख्या होती है वो C60 होती है। और ग्रेफाइट की बात करते हैं, हमारा नॉन मेटल है, यानी कि एक अधातु है, फिर भी एक कंडक्टर है। कंडक्टर क्या होते हैं? जो अपने में से, या जिसे हम सुचालक कहते हैं, जो हीट और करंट का फ्लो इजीली कर पाते हैं, उसे ही हम कंडक्टर कहते हैं। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कौन सी अधातु है जो आप अधातु होने के बावजूद भी अच्छी कंडक्टर है हीट और करंट की। तो आप ये भी याद रख सकते हैं। और अगर ये जो हमारे तीनों ये ऑप्शन है, एक कार्बन के अप्रूप हैं। अप्रूप की बात करें तो एलोट्रॉप्स हैं, सभी कार्बन के एलोट्रॉप भी हैं। तो आप ये भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, नेम द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। आहार नाल के सबसे बड़े भाग के नाम बताएं। आपके पास चार ऑप्शन है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर और स्टमक। लार्ज इंटेस्टाइन को बोलते हैं बड़ी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन को छोटी आंत, लीवर को यकृत और स्टमक को तो आप जानते हैं कि हम पेट कहते हैं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्मॉल इंटेस्टाइन, इसका जो राइट आंसर होगा। देखिए, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो आपकी 6 से 6.3 मीटर के अराउंड इसकी जो लेंथ होती है। यहीं पर ही जो हमारी, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हमारा जो डाइजेशन है ह्यूमंस में वो कहाँ पर कंप्लीट होता है। जो डाइजेशन कंप्लीट होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में, यानी कि छोटी आंत में कंप्लीट होता है। लार्ज इंटेस्टाइन की अगर हम बात करते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है उसकी जो हमारी लेंथ होती है, यानी कि लंबाई होती है, वो 1 से 1.5 मीटर के बीच में होती है। लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज इसलिए कहते हैं बिकॉज इसका जो डायामीटर होता है, लार्ज इंटेस्टाइन का, वो स्मॉल इंटेस्टाइन से ज़्यादा होता है। बात करते हैं लीवर की, यानी कि यकृत की। ये आपकी लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, यानी कि सबसे बड़ी ग्रंथि होती है जो ह्यूमंस में पाई जाती है। आप ये भी याद रख सकते हैं। और यहीं से हमारा एक बाइल जूस निकलता है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाइल जूस कौन सिक्रीट करता है, यानी कि बाइल जूस कहाँ से निकलता है। तो आप बता सकते हैं कि यकृत यानी कि लीवर से निकलता है। और आपका जो बाइल जूस है वो कहाँ पर स्टोर होता है? बाइल जूस आपका स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। तो आप ये भी याद रख सकते हैं। देखिए, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। बात करते हैं स्टमक की। स्टमक में आपसे ये पूछा जाता है कि जो आपका स्टमक है उसमें कौन सा एसिड, यानी कि कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो आपका जो स्टमक होता है उसमें HCl, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पाया जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप इसका पार्ट 2 भी चाहते हैं तो आप उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। कोई सजेशन हो आप उसके लिए भी बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच पार्ट ऑफ बॉडी डाइजेशन ऑफ प्रोटीन बिगिंस। आपको बताना है शरीर के किस अंग में प्रोटीन का पाचन शुरू होता है। तो आपके पास चार ऑप्शन है, पैंक्रियाज, अग्नाशय, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्टमक। अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो आप केमिकल डाइजेशन बोल सकते हैं। तो हमारा जो ये डाइजेशन होता है प्रोटीन का, केमिकल डाइजेशन जो प्रोटीन का होता है वो आपका कहाँ पर स्टार्ट होता है? वो स्टार्ट होता है आपका स्टमक में। और कंप्लीट कहाँ पर होता है? कंप्लीट होता है आपका वो
स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्टार्टिंग पॉइंट हमारा क्या हुआ, ये हुआ हमारा स्टमक। और कंप्लीशन यानी कि पूरा कहाँ पर होता है डाइजेशन प्रोटीन का, वो होता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है। बात करते हैं पेंक्रियाज यानी कि अग्नाशय। यहाँ से एक हमारा हार्मोन निकलता है, वो कौन सा निकलता है, जिसे हम कहते हैं इंसुलिन। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंसुलिन कहाँ से निकलता है, या फिर पेंक्रियास कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है, स्रावित करता है। तो आप कह सकते हैं इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए क्वेश्चन आ ही गया। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बाइल जूस सिक्रेटेड बाय लीवर। यकृत द्वारा स्रावित पित्तरस का कार्य क्या है। तो आपके पास चार ऑप्शंस हैं। मेक्स फूड एल्कलाइन, कि भोजन को क्षारीय बनाता है, भोजन को अम्लीय बनाता है, या भोजन को तोड़ता है। तो उसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, ब्रेक डाउन द फूड। तो आप ये भी याद रख सकते हैं, क्वेश्चन पूछा गया है पहले भी। नेक्स्ट है आपका, नेम द हार्डेस्ट मटेरियल प्रेजेंट इन बॉडी। शरीर में सबसे कठोर पदार्थ का नाम बताएं। आपके पास चार ऑप्शन है, डेंटाइन, पल्प, इनेमल और कोई भी नहीं। देखिए मैंने हिंदी में वहीं पर लिखा है जो जहाँ पर ट्रांसलेशन की ज़रूरत है। जहाँ पर देखिए इनेमल को आप हिंदी में इनेमल ही बोलते हैं, तो हमने उन चीज़ों को ट्रांसलेट नहीं किया है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, इनेमल। देखिए ये आपकी हमारे जो दांत होते हैं उसकी एक लेयर होती है इनेमल, उसे ही सबसे हार्डेस्ट मटेरियल जो हमारे बॉडी में होता है उसे कहते हैं। तो आप ये याद रख सकते हैं, इनेमल जो हमारे दांतों की एक परत होती है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल ग्रीन हाउस गैस। आपको पता है जो हमारी ग्रीन हाउस गैसेज होती है, जैसे आपका मीथेन हो गई, आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। तो इनमें से कौन सा नहीं है। तो जो नेचुरल ग्रीन हाउस गैस नहीं है, नाइट्रोजन हमारी ग्रीन हाउस गैस नहीं होती, बाकी हमारे ये ग्रीन हाउस गैसेज में आते हैं। आपको पता है नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस है। कितनी परसेंट होती है, ये होती है आपकी अराउंड 78%। अगर हम बात करें जो सबसे ज़्यादा हमारी ग्रीन हाउस गैस हमारे जो वायुमंडल में या एटमॉस्फेयर में पाई जाती है, वो कौन सी है, वो है आपके वाटर वेपर्स। तो आप ये ज़रूर याद रखिएगा। और मीथेन जो होती है, मीथेन को हम क्या कहते हैं, मार्श गैस। मीथेन को हम क्या कहते हैं, मार्श गैस। नेक्स्ट है आपका, ईसीजी इज यूज टू मेजर फंक्शनिंग ऑफ। आपको पता है ईसीजी ऐसे ग्राफ चलता है, आपने मूवीज में भी देखा होगा। तो आपको बताना है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ईसीजी का मतलब होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो ये क्या मेजर करने के लिए यूज होता है, क्या मापने के लिए यूज होता है। तो ये जो हमारे मेजर करने के लिए जो हार्ट बीट होती है, ठीक है, उसको मेजर करने के लिए यूज होता है। तो उसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, सॉरी ऑप्शन बी, हृदय की जो बीट्स होती हैं, ठीक है, उसको मेजर करने के लिए हम ईसीजी यूज करते हैं। बात करते हैं हम जो आपके हार्ट से जो हृदय रोग विशेषज्ञ यानी कि जो हार्ट स्पेशलिस्ट होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट। और जो साइंस होती है इससे रिलेटेड उसे कहते हैं हम कार्डियोलॉजी। आप ये भी याद रख सकते हैं। ब्रेन से रिलेटेड जो हमारे मतलब स्पेशलिस्ट होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, उन्हें कहते हैं हम न्यूरो, या तो न्यूरो साइंटिस्ट बोल सकते हैं, न्यूरो डॉक्टर्स बोलते हैं, या कई न्यूरो सर्जन भी बोलते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं। और जो साइंस होती है इसे कहते हैं हम न्यूरो साइंस। बात करते हैं लीवर की। लीवर से जो रिलेटेड स्टडी होती है उसे हम क्या कहते हैं, हेप्टोलॉजी। और बात करते हैं हमारी जो किडनी होती है उसे उससे रिलेटेड नेफ्रोलॉजी। और जो उसके रिलेटेड जो स्पेशलिस्ट होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, कहते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट। और आप ये भी याद रख सकते हैं,
जिनकी जो किडनीज होती हैं वो फेल हो जाती है, तो उनका ट्रीटमेंट चलता है डायलिसिस का। आर्टिफिशियल जो हम कह सकते हैं किडनीस जो उनका सिस्टम बनाया जाता है उसे कहते हैं हम डायलिसिस। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी भी आपका डायलिसिस आए तो आप ये बता सकते हैं कि उसका जो रिलेशन है वो है गुर्दे से यानी कि किडनी से। तो आप ये भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कि ड्रग्स यूज फॉर द पेन रिलीफ। जो पेन रिलीफ के लिए आप या दर्द राहत के लिए आप कौन सी दवाओं का यूज करते हैं? तो इसका आपको आंसर पता होगा, ऑप्शन ए एनाल्जेसिक। बात करते हैं अगर हम आपके जो लेक्सेटिव होते हैं, लेक्सेटिव क्या होते हैं? लेक्सेटिव होते हैं जो जैसे आपको कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज हो जाती है, तो अगर आपको उससे राहत चाहिए तो आप लेक्सेटिव यूज करते हैं। समझ रहे हैं? जिससे आपका स्टूल है वो आपका इजीली पास हो जाए, लेक्सेटिव वही हम यूज करते हैं। मतलब आपको कब्ज ना हो या कब्ज से छुटकारा मिले, तो वो कौन सी चीज होती है, हम उन्हें क्या कहते हैं? हम उन्हें कहते हैं हम लेक्सेटिव। बात करते हैं एंटासिड की। एंटासिड क्या होते हैं? जो हमारे बॉडी में जो मैंने जो कहा था, सॉरी, जो आपके स्टमक में जो एसिड होता है उसे हम न्यूट्रलाइज करते हैं। उस मतलब उसका जो प्रभाव है हम कम करने के लिए आप यूज़ करते हैं एंटा एसिड। जैसे आपकी डाइजीन वगैरह हो गए, या फिर आप समटाइम जैसे आप इनो वगैरह यूज़ करते हैं, तो वो क्या होते हैं? एक तरीके से आपके एंटा एसिड। बात करते हैं एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक क्या होते हैं? जो जब आपको चोट लग जाती है, ठीक है, तो जो हमारे बैक्टीरियाज होते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनकी ग्रोथ को अगर हम रोकने के लिए, स्लो डाउन करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? एंटीसेप्टिक। जैसे आप डिटॉल यूज़ करते हैं, वो भी आपका एक तरीके से एंटीसेप्टिक होता है, तो आप वो जानते हैं। एक हमारा होता है एंटीपायरेटिक। एंटीपायरेटिक एंटीपायरेटिक क्या होते हैं? जो हमारे फीवर को रिड्यूस करने के लिए, फीवर का प्रभाव कम करने के लिए हम लेते हैं, उन्हें कहते हैं हम एंटीपायरेटिक। देखिए, एक ही क्वेश्चन से आपके पाँच पाँच छः छः मतलब क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि हम मैक्सिमम क्वेश्चंस को कम क्वेश्चंस में ही कवर कर लेंगे। तो आप साथ में अपने नोट्स भी बनाते चलें, भले ही आपको क्वेश्चंस आते हों, बिकॉज वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर होगी बट आपके लिए हेल्पफुल ज़रूर होगी। मैं इसी के चाहता तो कम से कम 200 क्वेश्चंस बना सकता था, बट देखिए ऑप्शन से जब आपके सॉल्व हो रहे हैं तो बार बार उन्हीं क्वेश्चंस को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है आपका प्रोटीन्स आर मेड ऑफ हाउ मैनी अमीनो एसिड्स। जो हमारी प्रोटीन्स है वो कितने अमीनो एसिड से बनते हैं? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी 20। आप ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रोटीन हमारे किससे बनते हैं, तो अमीनो एसिड अगर आंसर हो, ऑप्शन हो, तो आप उन्हें करेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका एलिमेंट यूज्ड इन न्यूक्लियर फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी बाय न्यूक्लियर फिजन। मतलब जब हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं, वहाँ पर बिजली पैदा करने के लिए आप कौन सा फ्यूल यूज़ करते हैं? क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। आंसर आपको पता भी होगा, ऑप्शन सी यूरेनियम। और कौन सा? यूरेनियम 235। यूरेनियम 235 है जो हमारा न्यूक्लियर फ्यूल के रूप में यूज़ होता है। बात करते हैं यहाँ पर हम क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो हमारे से ये पूछा जाता है कि मॉडरेटर के रूप में आप क्या यूज़ करते हैं न्यूक्लियर प्लांट में। तो मॉडरेटर के रूप में हम यूज़ करते हैं D2O, जिसे हम हैवी वाटर भी कहते हैं, या फिर आप वाटर को भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपसे हमसे सब समटाइम ये पूछा जाता है कि जो हमारा एटम बॉम्ब होता है, वो कौन से वो न्यूक्लियर फ्यूजन पे बात कर प्रिंसिपल पे काम करता है या आपके न्यूक्लियर फ्यूजन पे? तो एटम बम जो हमारा होता है वो आपका न्यूक्लियर फिशन, जो न्यूक्लियर फिशन होता है उसके न्यूक्लियर फिशन कहते हैं हम परमाणु विखंडन पर। एटम बम हमारा परमाणु विखंडन यानी कि न्यूक्लियर फिशन पे काम करता है। और जो हमारा हाइड्रोजन बॉम्ब होता है वो आपका काम करता है
न्यूक्लियर फ्यूजन पे, यानी कि परमाणु संलयन पे आपका काम करता है। तो आपका ऑप्शन सी राइट आंसर था। देखिए, एटम बम का पूछा जाता है, न्यूक्लियर फिशन यानी कि न्यूक्लियर परमाणु विखंडन, और जो हाइड्रोजन बॉम्ब होता है न्यूक्लियर फ्यूजन यानी कि परमाणु संलयन। आपको मुझे एक क्वेश्चन कमेंट में बताना है कि जो हमारा सन है, जो उसमें एनर्जी निकलती है, ठीक है, जो लगातार वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है, तो उसमें क्या होता है, न्यूक्लियर फिशन या न्यूक्लियर फ्यूजन? तो आपको मुझे कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट है आपका एनोड इन अ ड्राई सेल है, शुष्क सेल में जो एनोड होता है वो किसका बना होता है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर है, एनोड जो होता है हमारा वो जिंक का बना होता है, और जो हमारा कैथोड होता है वो आपका ग्रेफाइट का बना होता है। नेक्स्ट है आपका लार्ज अमाउंट ऑफ शुगर प्रेजेंट इन ह्यूमन ब्लड, मनुष्य के रक्त में उपस्थित शर्करा की मात्रा, जो आपकी ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम ग्लूकोज। बात करते हैं सुक्रोज की। सुक्रोज को या आप गुड़ शर्करा हिंदी में शायद कहते हैं, और इसे ही हम टेबल शुगर के नाम से भी जानते हैं, टेबल शुगर। बात करते हैं फ्रक्टोज। फ्रक्टोज क्या होती है? जो है आपकी ये फ्रूट्स में पाई जाती है, और ये आपकी सबसे मीठी होती है। तो समटाइम क्वेश्चन ऐसे भी पूछा गया है कि इन ऑप्शंस में से कौन सी स्वीटेस्ट शुगर है? हाँ, तो आप कह सकते हैं फ्रक्टोज। लैक्टोज जो होती है आपकी वो मिल्क में पाई जाती है, और ये आपकी जो शुगर होती है सबसे कम मीठी होती है। तो आप ये भी याद रख सकते हैं, जो आपकी लैक्टोज होती है वो आपकी इसमें पाई जाती है, वो आपकी मिल्क में पाई जाती है। द साइंटिस्ट वो एक्सप्लेन्ड अबाउट ब्लड सर्कुलेशन फॉर फर्स्ट टाइम, वैज्ञानिक जिसने सबसे पहले रक्त संचरण के बारे में बताया था। तो आपके पास चार ऑप्शन है, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, विलियम हावे, ग्रेगर मैंडल एंड रोनाल्ड रॉस और एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, विलियम हार्वे। विलियम हावे ने ही हमारा ब्लड सर्कुलेशन के बारे में सब फर्स्ट टाइम बताया था। तो आप यहाँ से एक दो क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं कि कौन सा ब्लड ग्रुप है जो यूनिवर्सल डोनर है? यूनिवर्सल जो हमारा डोनर है, यानी कि वो किसी को भी खून दे सकता है, वो है आपका ओ नेगेटिव। और जो आपका यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, यानी कि जो किसी से भी खून ले सकता है, किसी भी ब्लड ग्रुप से खून ले सकता है, मतलब उसका है वो है ए बी पॉजिटिव, यानी कि जो डोनर है वो ओ नेगेटिव, और जो एक्सेप्टर है यूनिवर्सल एक्सेप्टर है ए बी पॉजिटिव। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है पहले। बात करते हैं एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ये कौन है? ये इन्हें कहते हैं फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी के ये फादर हैं, और इन्होंने ही सबसे पहले बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ के बारे में पता किया क्या था। और जो हमारा सूक्ष्म दर्शी होते हैं, यानी कि जिसे हम कहते हैं माइक्रोस्कोप, यानी कि सूक्ष्म दर्शी यंत्र, कुछ ऐसे ही कहते हैं हिंदी में, इन्होंने ही इसकी खोज की थी। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। जो हमारे ग्रेगर मेंडल हैं, ये आपके फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं। जेनेटिक्स की अगर हम बात करें, इसे कहते हैं हम आनुवंशिकी। और जो इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किए थे वो किस पौधे पर किए थे? तो ये इन्होंने जो हमारा पी यानी कि जो मटर के जो ये उस पे थे, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किए थे। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। रोनाल्ड रॉस है, इन्होंने मलेरिया के बारे में पता किया था कि जो मस्कीटो है, यानी कि जो मच्छर है वो मलेरिया कैसे फैलाता है, और इन्हें ही अपने मलेरिया के शोध पर, रिसर्च पर या वर्क पर इन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित भी किया गया है। तो ये आप चीज़ें याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका व्हेन नाइट्रोजन वेस्ट accumulates इन द ब्लड विच ऑर्गन इज नॉट फंक्शनिंग, जब भी आपके ब्लड में जो आपके नाइट्रोजन अपशिष्ट होते हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, तो कौन सा आपका जो बॉडी पार्ट है वो अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहा है? तो आप समझ गए होंगे। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, किडनी।
और आपसे क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन, नेफ्रॉन क्या है? नेफ्रॉन जो है आपकी फंक्शनल यूनिट होती है किडनी की। जब भी आपसे नेफ्रॉन के बारे में बात करें तो आप किससे रिलेट कर सकते हैं? आप रिलेट कर सकते हैं किडनी से। बट जब आपसे बात करें न्यूरॉन की तो आपने हमेशा ब्रेन से, ब्रेन से उसे रिलेट करना है। न्यूरॉन्स क्या होते हैं? आपके जो सिग्नल्स को भेजते हैं। ठीक है, तो आप ये भी याद रख सकते हैं। बात करते हैं हम किडनी की। देखिए किडनी क्या करती है, जो आपका ये एक तरीके से, सॉरी, किडनी जो है आपकी फिल्ट्रेशन का काम करती है, ब्लड फिल्ट्रेशन का काम करती है। तो आप ये भी ज़रूर याद रखें। और अगर एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि जो हमारा यूरिया होता है वो कहाँ पर प्रोड्यूस होता है? यूरिया की फॉर्मेशन होती है हमारी लीवर में। ठीक है। और अगर आप बात करते हैं यूरिन की, यानी कि जो पेशाब की, पेशाब की फॉर्मेशन कहाँ पर होती है? हमारी किडनी में। और आप ये रख सकते हैं याद, जो हमारी नाइट्रोजन गैस है, नाइट्रोजन गैस को हम जो हमारे चिप्स के पैकेट्स होते हैं उसमें भर के रखते हैं, बिकॉज रेंसिडिटी, यानी कि जो आपकी, शायद उसे हिंदी में अपचयन कहते हैं, या फिर आप सिंपल से याद रखें कि हमारे जो पैकेज्ड आइटम हैं जैसे चिप्स हैं वो ख़राब ना हो और काफ़ी समय तक हम उसे यूज़ कर सकें, इसीलिए हम उसमें नाइट्रोजन गैस को मिलाते हैं। तो आप ये भी याद रख सकते हैं, क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है आपका, द ब्लड वेसल विच कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लीवर इज, रक्त वाहिका जो ऑक्सीजन युक्त रक्त को यकृत में ले जाती है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है आपका हिपैटिक आर्टरी, हिपैटिक आर्टरी। अब आपने, आर्टरी को हम क्या कहते हैं? आर्टरी को हम कहते हैं, आर्टरी को मुझे हिंदी में, सॉरी, आर्टरी को हम कहते हैं धमनी, और वेन को कहते हैं हम शिरा। आर्टरी, अगर आप मान लीजिए आप चाहे आप हिंदी से हैं या इंग्लिश से, तो आर्टरी क्या होती है? समटाइम हम ये भूल जाते हैं कि आर्टरी अच्छा ब्लड कैरी करती है या इम्प्योर ब्लड कैरी करती है। तो आपने आर्टरी से ए से याद रखना है, अच्छा ब्लड, यानी कि जिसमें आपकी ऑक्सीजन मिली होगी। और ये जो ब्लड है आपका कहाँ से? जो हमारा हार्ट है, यानी कि हृदय से बाकी बॉडी पार्ट्स में जाता है। तो आर्टरी का क्या काम होता है? जो आपके प्योर, जिस प्योर ब्लड यानी कि शुद्ध खून को, जिसमें ऑक्सीजन होगी, हार्ट से अदर बॉडी पार्ट्स में ले जाती है। आर्टरीज का काम वो होता है। एक क्वेश्चन यहाँ पर ऐसा भी आता है कि आपको हमें उस आर्टरी यानी कि उस धमनी का नाम बताना है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि जिसमें, जिस ब्लड में ऑक्सीजन नहीं मिली होती है, जो आपका अशुद्ध रक्त को कैरी करती है। तो उसका जो राइट आंसर होता है हमारा वो होता है पल्मनरी आर्टरी, जो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। ये आपका मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें आपका ऑक्सीजन नहीं मिली होती है, उस ब्लड को कैरी करती है। सिर्फ एक आर्टरी होती है आपकी जो आपके अशुद्ध रक्त को कैरी करती है, अशुद्ध रक्त को लेकर जाती है। सिर्फ आपकी फुसफुसीय धमनी होती है वो होती है। बाकी आर्टरीज जो होती है हमारा शुद्ध रक्त जिसमें आपका ऑक्सीजन मिली होती है, उसे आपके हृदय से बाकी बॉडी पार्ट्स में लेकर जाती है। तो आप ये भी याद रख सकते हैं। बट जो इसका जो राइट आंसर था कि जो आपकी लीवर तक लेके जाती है वो था हिपैटिक आर्टरी। तो आप ये भी ज़रूर याद रखें। और जो हमारी जो वेन्स होती हैं, जो हमारी वेन्स होती हैं वो आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, यानी कि जो हमारी शिराएं हैं वो आपके अशुद्ध रक्त को कैरी करती हैं, लेकर जाती है। और इसकी एक एक्सेप्शन है, जो आपकी शुद्ध रक्त को कैरी करती है वो है आपकी पल्मनरी वेन। तो आप ये भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका हेमेटोपोइसिस टेक्स प्लेस इन, एक वर्ड है आपका हेमेटोपोइसिस टेक्स प्लेस इन, लंग्स में, पेंक्रियाज में, लीवर या बोन मैरो में। तो इसका मतलब क्या होता है?
हेमेटोपोसिस का मतलब होता है आपका जो ब्लड फॉर्मेशन होता है, यानी कि जो आपका खून बनता है वो कहाँ पर बनता है। तो अब आपको आंसर पता ही है, वो बनता है आपका बोन मैरो में, यानी कि अस्थि मज्जा में। जिसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, बोन मैरो। इंक्रीज्ड आरबीसीज इन द ब्लड रेफर्स टू, अगर आपके ब्लड में आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कार्पसल्स यानी कि लाल रक्त या लाल रुधिर वाहिकाएं, कुछ इसे हिंदी में हम ऐसे ही कहते हैं। तो अगर आपका इनका इंक्रीज मतलब इनका जो काउंट है वो आपके ब्लड में बढ़ जाता है, तो आप उसे क्या कहते हैं। जब आपकी आरबीसीज बढ़ जाती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, पॉलीसीथीमिया। यानी कि ये भी एक टाइप का आपका ब्लड कैंसर ही होता है। जब आपका आरबीसीज बढ़ जाती है तो उसे कहते हैं पॉलीसीथीमिया। और अगर आपका डब्ल्यू बी सी यानी कि जो आपकी श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं, अगर वो बढ़ जाए तो आपका ये होता है ल्यूकेमिया। ये भी आपका एक टाइप का ब्लड कैंसर होता है, ब्लड कैंसर होता है। तो आप ये भी याद रख सकते, जब आपकी आरबीसी बढ़ जाएंगी, ठीक है, तो पॉलीसीथीमिया। और जब आपका डब्ल्यूबीसी बढ़ जाएंगी तो आपका है वो ल्यूकीमिया। और आपका जो बात करते हैं ऑप्शन बी की, हेमोफीलिया। हेमोफीलिया होता है जब आपकी ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती, यानी कि जब आपका जो खून का है वो थक्का नहीं जमता है, उसे ही कहते हैं हम हेमोफीलिया। एक्सेसिव जब आपकी ब्लीडिंग होती है या आपका खून ही नहीं रुक रहा है तो उसे कहते हैं हेमोफीलिया। आप ये ज़रूर याद रखें। आपको मुझे कमेंट करके बताना है एनीमिया जो है, हमारी जो खून की कमी होती है, वो हमारे ब्लड में कौन सा जो एलिमेंट है, ठीक है, उसकी कमी से होती है। तो आपको मुझे कमेंट करके बताना है। देखिए आपका पार्टिसिपेशन भी इक्वली इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो आई थिंक आपको 1 मिनट तो आप निकाल ही सकते हैं कि आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और मैं आपको एक और वीडियो के बारे में बताऊंगा जहां से आप मेरे जो मैंने मॉक लिया था फॉरेस्ट गार्ड के लिए, तो वहां से आप बायोलॉजी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। वो भी आपका जनरल साइंस का ही पार्ट है। नेक्स्ट है आपका लार्जेस्ट आर्टरी इन ह्यूमन बॉडी। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है। तो मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी जो धमनी है उसे कहते हैं हम ओटा, या जो भी आप इसे आयोटा या कुछ भी आप इसे कहना चाहें, यानी कि महाधमनी। जो वेन और जो अगर आप वेन के बारे में बात करें, लार्जेस्ट जो आपकी शिरा होती है वो कौन सी होती है, वेना कावा। तो आप ये भी याद रख सकते हैं। देखिए सारे क्वेश्चंस पहले पूछे गए हैं किसी ना किसी एग्जाम में, तो आप जरूर इन पे ध्यान रखें। नेक्स्ट है आपका ब्लड इज रेड इन कलर ड्यू टू, जो हमारा खून का लाल रंग होता है वो किस कारण होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की वजह से हमारा जो ब्लड का कलर होता है वो रेड होता है। बात करते हैं हमारा जो हीमोसाइनिन। हीमोसाइनिन क्या होता है, इसमें एक कॉपर रिच प्रोटीन होता है, और इससे आपका क्या होता है, जो ब्लड का कलर है वो ब्लू टाइप हो जाता है। जैसे आपके ऑक्टोपस में होगा, या सम वेराइटीज ऑफ या स्पीशीज ऑफ कॉकरोच होते हैं, उनमें आपका जो ब्लड का कलर है वो नीला होता है। तो आप ये भी याद रख सकते हैं। क्लोरोफिल आपको पता है हमारे जो प्लांट्स होते हैं उनमें होता है, तो आप ये भी याद रख सकते हैं। जो साइटोक्राइम है, साइटोक्रोम है, इनका जो हमारा रिलेशन है वो आपका एटीपी, यानी कि पावर जनरेशन से एडिनो। एटीपी के फुल फॉर्म भी पूछा गया, एडिनो ट्राई फॉस्फेट। तो आप ये भी याद रख सकते हैं। सारे क्वेश्चंस पहले पूछे गए हैं। नेक्स्ट है आपका हु डिस्कवर्ड ब्लड ग्रुप्स। तो अभी हमने बात करी थी एक ब्लड से रिलेटेड ही क्वेश्चन की, बट यहाँ पर जो आपके ब्लड ग्रुप्स हैं उनके खोज किसने की थी। तो अगर हम इसका राइट आंसर देखें, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, लैंड स्टीनर ने आपके ब्लड ग्रुप्स के बारे में बात की थी। जो आपके ब्लड ग्रुप होते हैं ए बी, और आपका ओ है, या फिर ए बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ये आप सभी जानते हैं। विलियम हार्वे के बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हैं। बात करते हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के बारे में। देखिए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे, इन्होंने सबसे पहले
एंटीबायोटिक थी जो हमारी, उसका खोज की थी, और वो क्या थी? वो थी आपकी पेंसिलिन। तो क्वेश्चन ऐसा आता है कि सबसे पहले खोजी जाने वाली एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? तो आप ये भी आंसर कर सकते हैं, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और ये भी पूछा जाता है कि पेंसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ही। तो ये दोनों सेम ही बात है। एंटीबायोटिक क्या होती है? जो आपकी जो मतलब बैक्टीरियाज होती हैं उनको डिस्ट्रॉय या ख़त्म करने में हेल्पफुल होती हैं, या फिर जो आपकी इन्फेक्शंस होते हैं उनके अगेंस्ट आपको हेल्प करती है, मतलब उनसे बचाव में हेल्प करती है। और आप ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पेंसिलिन है वो किससे निकलती है? तो आपकी जो पेंसिलिन है वो आपकी फंजाई से निकलती है, यानी कि फंजाई को हिंदी में शायद मुझे नहीं याद आ रहा है कि शायद उसे फंजाई को शायद हिंदी में कवक कहते हैं। तो आप मुझे बता सकते हैं अगर मैंने गलत कहा है कि इसे हिंदी में कवक कहते हैं। बात करते हैं सी फंक यानी कि कैसिमर फंक। कैसिमर फंक है, इन्होंने विटामिन की खोज की थी। तो आप ये भी याद रख सकते हैं। सारे क्वेश्चंस पूछे गए तो आप इन्हें लाइटली मत लें, साथ में नोट्स बनाते रहें, बिकॉज वीडियो में बहुत सी चीज़ें बता रहा हूँ तो ये आपके अराउंड 200 या उससे प्लस ही क्वेश्चंस बनेंगे, वीडियो इसीलिए लंबी होगी। हीमोग्लोबिन हैज़ द हाईएस्ट एफिनिटी विद विच ऑफ द फॉलोइंग? हीमोग्लोबिन किसके साथ जो है जुड़ने की ज़्यादा क्षमता रखता है? तो आपके पास चार ऑप्शन है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। तो इसका जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब देखिए इसका सिंपल सा, अगर हम डेली, अगर डेली तो नहीं, अगर हम एक हमारा जो आसपास का ही एग्जांपल देखें तो वो क्या है? आजकल जैसे ठंड चल रही है तो अगर आप घर में आग जलाते होंगे या फिर अंगीठी जलाते होंगे तो सम टाइम आपने देखा, जब आप मान लीजिए आपको नींद आ गई, आपकी अंगीठी आपके कमरे में है, वो जल रही है और आपके सारे खिड़की दरवाजे बंद हैं, तो सम टाइम ऐसा होता है कि उससे जो गैस निकलती है आपको उससे नौशिया यानी कि आपको ऐसे सिर से चकरा जाता है, उल्टी फीलिंग आती है, या फिर आप ऐसे ही मतलब अनकॉन्शियस हो जाते हैं। तो क्या होता है, जिससे गैस निकलती है कार्बन मोनोऑक्साइड, वो आपके ब्लड में या आपके जो हीमोग्लोबिन है उसमें वो मिल जाती है, और वो ऑक्सीजन को ब्लड में घूमने मिलने नहीं देती है, और खुद वो हीमोग्लोबिन में ऐड हो जाती है, और जिससे आप अनकॉन्शियस हो जाते हैं, इवन कि उससे डेथ तक हो जाती है। तो हमेशा ही जब भी हम, इसीलिए हमें सलाह दी जाती है, जब भी अंगीठी है जब तक आप यूज़ कर रहे हो तब तक यूज़ करें, अदरवाइज उसे बाहर रख दें और अपने जो खिड़की दरवाजे हैं उन्हें खुले रखें। उसके बाद अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में बात करें तो जो हमारे ऑक्सीजन है वो हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन में सबसे ज़्यादा घुलने की क्षमता रखती है या मिक्सअप होने की क्षमता रखती है, इसीलिए कार्बन ऑक्साइड आपकी थोड़ी डेंजरस होती है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट इज, जो हमारी हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन होती है उसे हम क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट हम कहते हैं सिस्टोल के, यानी कि जो हृदय संकुचन होता है वो किस नाम से जाना जाता है? हृदय संकुचन आपका सिस्टोल के नाम से जाना जाता है। और जो हमारा एक्सपेंशन है, अब एक्सपेंशन को हिंदी में मुझे याद नहीं आ रहा है, संकुचन का आप अपोजिट अगर देखें तो उसे कहते हैं हम डायस्टोल। जो आपका एक्सपेंशन ऑफ हार्ट क्या होता है? डायस्टोल। लब डब क्या होता है? ये भी पूछा गया। लब डब क्या होती है? एक साउंड होती है, हार्ट की साउंड होती है लब डब। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड सेल इज कंपल्सरी फॉर ब्लड कोआगुलेशन? आपसे पूछा जा रहा है कौन सी रक्त कोशिकाएं रक्त के थक्का बनने के लिए जरूरी हैं? रक्त का थक्का बनना इसलिए ज़रूरी है, अगर नहीं बने, किसी में ना बने, अगर उसे चोट लग जाती है और उसका ब्लड निकलता है तो वो ब्लड का जो स्राव है या एक्सक्रीशन सॉरी एक्सेसिव जो ब्लीडिंग होगी उससे उसकी डेथ हो सकती है। तो इसीलिए आपका खून का रक्त का जो है वो थक्का ज़रूर बनता है। तो अगर कौन सी कंपलसरी है, तो अगर हम इसका जो राइट आंसर देखें वो है आपका ऑप्शन ए,
प्लेटलेट्स, इन्हें ही हम प्लेटलेट्स को हम क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स ही हम प्लेटलेट्स को बोलते हैं। अगर आप बात करते हैं रेड ब्लड कार्पसल्स यानी कि लाल रक्त जो आपकी वाहिकाएं होती हैं, इनका एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि जो आरबीसीज हैं उनका जो लाइफ स्पैन है यानी कि जो उनकी आयु है वो कितनी होती है, उनकी जो आयु होती है 120 दिन। और जो आपकी डब्ल्यूबीसी होती है, इनकी जो हमारी एज होती है वो होती है 12 से 20 दिन। जो हमारी डब्ल्यूबीसी होती है इन्हें हम क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। कई बार क्वेश्चंस ऐसे भी पूछा जाता है। और जो आपके वाइट ब्लड सेल ही होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, बॉडी सोल्जर, बॉडी सोल्जर्स भी हम इन्हें कहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है आपका, व्हाट आर द ब्लड कॉर्पसेस दैट हेल्प टू बिल्ड अप रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिजीज। मतलब वो कौन सी रक्त कणिकाएं होती है जो बीमारी के खिलाफ आपका प्रतिरोध करने में मदद करती हैं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, न्यूट्रोफाइल्स। जो न्यूट्रोफाइल्स होती हैं हमारी वो ज़्यादा नंबर्स में होती हैं, इसीलिए इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी, न्यूट्रोफाइल्स है। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज को रिलेटेड विद ब्लड प्रेशर। कौन सा आपका जो बीपी होता है या आपका रक्तदाब से संबंध रखता है। चार ऑप्शन है, लीवर, टेस्टिस, पेंक्रियास या एड्रिनल। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, एड्रिनलिन। तो देखिए इसी हार्मोन को हम, जो एड्रिनलिन होता है हमारा, एमरजेंसी हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, एमरजेंसी हार्मोन। तो आप ये ज़रूर याद रखें। नेक्स्ट है आपका, द विटामिन दैट हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विटामिन जो रक्त थक्का जमने में मदद करता है, और आपको पता भी होगा ऑप्शन डी, विटामिन के। जो आपकी विटामिन के होती है आपकी ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है। और विटामिन का जो हमारा केमिकल नेम है वो है आपका फाइलोक्विनोन, फाइलोक्विनोन या फिर मैनोक्विनोन भी हम कहते हैं। तो आइए हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं आपके विटामिन्स पे। तो जो हमारा विटामिन ए होती है या फिर विटामिन सी से बात कर लेते हैं, यहाँ पर ऑप्शन में भी है। तो विटामिन जो सी है इसका हमारा जो केमिकल नेम है, रासायनिक नाम है वो है आपका एस्कॉर्बिक एस्कॉर्बिक एसिड। तो आप यहाँ से याद रख सकते हैं, एस्कॉर्बिक के लास्ट में आता है सी, तो आपका विटामिन सी वहाँ से हो जाएगा। तो विटामिन जो हमारी सी है, अगर आपकी बॉडी में कमी हो जाती है तो आपको कौन सा डिजीज होता है, आपको होता है स्कर्वी। और आपकी जो, अगर आप विटामिन सी नहीं लेते हैं अपने फूड में तो आपको डेंटल प्रॉब्लम्स हो सकती है, टूथ डिके हो सकता है। तो आपके लिए जो विटामिन सी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और कहाँ से मिलती है, ये मिलती है आपकी जैसे जो खट्टे पदार्थ होते हैं। विटामिन सी के किस में होती है, जिसमें विटामिन सी में कौन सा एसिड होता है, आपके जो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। जो आपके खट्टे पदार्थ होते हैं उसमें विटामिन सी होती है। और खट्टे पदार्थों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, कौन सा एसिड पाया जाता है, वो होता है आपका सिट्रिक एसिड। और जो विटामिन सी के किस चीज़ में हो सकती है, जैसे आपकी नींबू हो गया, संतरा हो गया, तो इस तरीके के जो आपके फल फ्रूट हैं उनमें विटामिन सी होती है। बात करते हैं विटामिन डी। तो विटामिन डी का जो हमारा सबसे बड़ा सोर्स है वो तो आपकी सनलाइट है, सनरेज है। अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी को, पहले तो इसका जो केमिकल नेम है वो है आपका कैल्सीफिरोल। ठीक है, ये आप विटामिन डी का याद रखते हैं ऐसे, डीसी जैसे आपका होता है ना, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि विटामिन डी का जो हमारा केमिकल नेम है, रासायनिक नाम है, वो आपका है कैल्सीफिरोल। और अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी है तो आपको कौन सी बीमारी होगी, आपको बीमारी होगी रिकेट्स। रिकेट्स हो जाएगा। इससे क्या होता है, जो बोन टेंडरनेस यानी कि जो आपकी हड्डियां हैं वो मजबूत नहीं होती हैं। ठीक है, आपको जो हमारे दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलेगी। तो आप ये याद रख सकते हैं। बात करते हैं हमारा जो विटामिन ए है, इसका जो हमारा केमिकल नेम है वो होता है आपका टोकोफिरोल।
टोकोफिरोल। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। और जो हमारा विटामिन ए है, यानी कि विटामिन ए जो भी आप इसे कह लें, इसका जो हमारा रासायनिक नाम है रेटिनॉल। देखिए सारे क्वेश्चंस पहले पूछे हैं मैंने, बहुत सी वीडियो में कवर भी करवाए हैं, बट हम एक साइंस की वीडियो अलग से प्रिपेयर कर रहे हैं, तो इसलिए मैं आपको सब डिटेल में बता रहा हूँ। क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाते हैं। रेटिनॉल हो गया आपका, इसका जो केमिकल नेम है। और विटामिन ए की अगर आपकी बॉडी में कमी है तो आपको कौन सी बीमारी होती है? आपको बीमारी होती है नाइट ब्लाइंडनेस। तो आप ये भी ज़रूरी याद रखें। फिर आता हमारा जो विटामिन बी है, यानी कि विटामिन बी 1। उसका जो अगर उसकी आपकी बॉडी में कमी है तो आपको बीमारी होगी बेरी बेरी। जैसे आपको वेट लॉस हो जाएगा, हेडेक हो जाएगी, इस टाइप की प्रॉब्लम्स इस बीमारी में देखी जाती है। और विटामिन बी 1 का जो हमारा केमिकल नेम होता है वो होता है आपका थायमीन। ये भी आप ज़रूर याद रखें। फिर जो आपका विटामिन बी 2 होती है, इसका जो केमिकल नेम होता है वो होता है आपका रिवोफ्लेविन। रिवोफ्लेविन ये भी आप याद रख सकते हैं। फिर आता आपका बी 3 नियासिन। इससे आपका प्लेगरा डिजीज़ भी होती है, ये एक स्किन टाइप डिजीज़ होता है, ये भी आप याद रख सकते हैं। फिर आता है आपका बी 5 पेंटोथेनिक एसिड, इसका जो केमिकल नेम है। और आपका जो बी 6 है बायोटीन। बायोटीन ये भी याद रख सकते हैं। जो बायोटीन होता है हमारे जो आपके हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जो अभी आपके हेल्थ से रिलेटेड, सॉरी, हेयर से रिलेटेड जो भी आपके प्रोडक्ट्स होते हैं तो उसमें वो दावा करते हैं कि इसमें बायोटीन है, तो आपका यही बायोटीन है बी 6, जो आपके हेयर्स की ग्रोथ के लिए बेटर होता है। तो आप ये भी याद रख सकते हैं। फिर आपसे एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि कौन सी आपकी वसा में घुलने वाली विटामिन है, और कौन सी आपकी पानी में घुलनशील विटामिन है। देखिए जो अगर आप बात करते हैं हमारे जो पानी में घुलनशील, वाटर में जो हमारी घुलने वाली जो हमारी विटामिन्स है वो कौन सी होती है, उसे कहते हैं विटामिन बी और विटामिन सी। तो आप ये भी याद रखते हैं। जो बाकी आपकी फैट सॉल्युबल होती है, जो वसा में घुलती है, जो वसा में आपकी घुलती है वो कौन सी होती है? वो होती है आपकी A, D, K। तो आप ये भी याद रख सकते हैं। क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, आपको मुझे ऑप्शन आंसर करना है कमेंट सेक्शन में। कौन सी हमारी जो विटामिन्स होती हैं उसे हमारी बॉडी स्टोर नहीं कर पाती है, या फिर जो हमारा जो हम यूरिन पास करते हैं उसमें वो निकल जाती है। या फिर ये क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जाता है कि कौन सी विटामिन्स होती हैं जो अगर आप जो हमारी सब्जियां जो धोते हैं, धोने के साथ ही वो चली जाती हैं। तो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। नेक्स्ट है आपका द आइसोटोप दैट यूज टू रिमूव द ब्रेन ट्यूमर्स एंड ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर इज। आपको बताना है समस्थानिक, या जिसे आइसोटोप हम कहते हैं, कि जो आपका ब्रेन ट्यूमर और ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के लिए यूज़ करते हैं। तो इसका आप सभी को पता है होगा ऑप्शन बी कोबाल्ट 60। यूरेनियम 235 तो आपको पता है कि ये न्यूक्लियर फ्यूल होता है। और जो सोडियम 24 होता है ये आपका ट्रेसिंग के लिए, कि आपका कहाँ पर ब्रेन ट्यूमर है, ठीक है, इन चीज़ों के लिए यूज़ होता है। आयोडीन की बात करें तो आयोडीन जो हमारा है वो एक बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आयोडीन की कमी हो जाए तो आपको पता है गाइटर यानी कि घेंगा जिसे हम कहते हैं, उससे बीमारी हो जाती है। तो आप ये भी ज़रूर याद रखें, आपको पता ही होगा। नेक्स्ट है आपका डेंसिटी ऑफ मिल्क इज मेजर्ड बाय। दूध का घनत्व किसके द्वारा मापा जाता है, या प्योरिटी भी कह सकते हैं क्योंकि दूध में पानी मिलाया जाता है। तो 4 ऑप्शन है, लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर और हाइग्रोमीटर। तो आपको पता है इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए लैक्टोमीटर। और आपको पता है बैक्टीरिया जो आपके दूध को दही में बदलता है वो कौन सा बैक्टीरिया होता है? वो होता है आपका लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस होता है। बात करते हैं आपका हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर क्या होता है? हाइड्रोमीटर जो होता है आपका वो स्पेसिफिक जो हमारी ग्रेविटी होती है उसको
मेज़र करने के लिए यूज़ करता है, वो इंस्ट्रूमेंट होता है। अब मुझे हिंदी में स्पेसिफिक याद नहीं आ रहा कि स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम क्या कहते हैं। बात करते हैं जो हमारा बैरोमीटर होता है। बैरोमीटर जो हमारा वायुमंडलीय दाब यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेज़र करने के लिए यूज़ होता है। देखिए, जब भी हमारे पास ये दो ऑप्शंस होते हैं तो बहुत ही कन्फ्यूज़न हो जाता है कि आपसे कभी पूछ देंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है, कभी आपसे पूछ देते हैं ह्यूमिडिटी। तो हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर में हमें हमेशा कन्फ्यूज़न रहता है। तो जो हमारा हाइग्रोमीटर है, हाइग्रोमीटर क्या होता है, जो आपकी ह्यूमिडिटी, ठीक है, या जो आपके वाटर वेपर्स होते हैं, ठीक है, एयर में, उसको मेज़र करने के लिए आप यूज़ करते हैं हमारा जो हाइग्रोमीटर। हाइग्रो से आप याद रख सकते हैं आपकी ह्यूमिडिटी, या फिर आप रख सकते हैं हाई, हाई से याद रख सकते हैं आप है गर्मी, ठीक है। तो इस तरीके से आप चीज़ें याद रख सकते हैं, या फिर आप हाइड्रो को याद रखें तो आप इजीली कर पाएंगे। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रोमेटलर्जिकल प्रोसेस इज इम्प्लॉयड टू एक्सट्रैक्ट। जो हमारा एक इलेक्ट्रोमेटलर्जिकल प्रोसेस होता है, इनमें से वो किसके निकालने के लिए, किसके एक्सट्रैक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, सोडियम। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वाइटामिन। इनमें से कौन सा आपका एक अम्लीय विटामिन नहीं है, मतलब, तो आप समझते हैं ये। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, फॉलिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड मैंने आपको बताया था, विटामिन सी, पेंटोथेनिक एसिड भी बताया था। फॉलिक एसिड आपको मुझे बताना है किस विटामिन को आप फॉलिक एसिड कहते हैं। जो आपकी प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उन्हें फॉलिक एसिड की टैबलेट्स दी जाती हैं, तो आपको बताना है किस विटामिन को हम फॉलिक एसिड के नाम से भी जानते हैं, या किसका लिंक आपका फॉलिक एसिड का किस विटामिन से लिंक है, तो आपको ये बताना है। देखिए, मैं आपको 200 क्वेश्चन से ऊपर करवाऊंगा इस वीडियो में, तो 3-4 क्वेश्चंस तो आपको भी आंसर करने ही होंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो देखिए, मैंने इतनी मेहनत की, सारे क्वेश्चंस हैंड रिटन हैं। आपको पता है इतनी ठंड हो रही है आजकल, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बिकॉज मेरी वीडियो तभी रेकमेंड होगी यूट्यूब पर अगर आप उसे लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। बिकॉज यूट्यूब आजकल ये देखता है कि किस पर कितने लाइक हैं, कितने कमेंट हो रहे हैं, अदरवाइज़ वो आपकी वीडियो को दूसरे लोगों तक नहीं पहुंचाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल पॉल्यूट्स द एयर एंड जनरली फाउंड इन ऑटोमोबाइल्स। आपको पता है जो हमारे ऑटोमोबाइल्स होते हैं, गाड़ियाँ होती हैं, उनमें एक ऐसा पॉल्यूटेंट होता है जो आपकी एयर क्वालिटी को ख़राब करता है, यानी कि वायु प्रदूषण करता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, लेड। कई बार आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, लेड को शायद हम हिंदी में सीसा भी कहते हैं। समटाइम आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जो हमारी लेड पेंसिल होती है, लेड पेंसिल होती है जो हम यूज़ करते हैं, उसमें लेड की मात्रा कितनी होती है। तो उसमें लेड की मात्रा होती है 0%। तो आप ये भी ज़रूर याद रखें। फिर बात करते कैडमियम। कैडमियम, कैडमियम अगर आपने इनहेल कर लिया है, या कैडमियम की वजह से कौन सी हमें बीमारी होती है, क्वेश्चन पूछा गया है, तो बीमारी होती है इटाई, इटाई, ठीक है। और एक बड़ा फेमस है मरकरी, यानी कि जिसे हम पारा कहते हैं। अगर आप पारा खा लें तो पारा के वजह से आपको कौन सी बीमारी होती है, उसे कहते हैं मीना माटा, मीना माटा। तो आप ये भी याद रख सकते हैं, क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स आर एंडोक्राइन ग्लैंड। कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। तो आपके पास तीन ऑप्शन, पेंक्रियास, पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपकी तीनों ही आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं। तो बात करते हैं यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड, इसे ही हम यानी कि पीयूष ग्रंथि, ठीक है, इसे ही हम मास्टर ग्लैंड यानी कि मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। यही आपकी जो ग्रोथ हार्मोन को है वो सिक्रीट करती है। इन केस अगर आपकी हाइट नहीं बढ़ रही है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है, आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट है आपका, ब्लीचिंग पाउडर इज द पाउडर्स केमिकल नेम। शायद ब्लीचिंग पाउडर जो है हमारा, से हम हिंदी में विरंजक चूर्ण भी कहते हैं। तो आपको बताना उसका केमिकल नेम क्या होता है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कैल्शियम ऑक्सी
क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और इसका एक और नाम होता है कैल्शियम हाइपोक्लोरेट। तो देखिए आप ये दोनों याद रख सकते हैं जब भी आपसे ऑप्शंस में पूछा जाए। दोनों में से एक ही पूछा जाएगा, बट आपको दोनों पता होने चाहिए। बात करते हैं आप हम थोड़े से और जो आपके केमिकल जो है उनके क्या जो केमिकल सब्सटेंस हैं, तो बात करते हैं हम NaOH। NaOH होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसे हम क्या कहते हैं, कास्टिक सोडा। देखिए सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मैं आपको इसीलिए एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और देखने के लिए देखे जाएंगे फिर से। और बात करते हैं जो हमारा कास्टिक सोडा है, ये आपके जो सोप्स होते हैं उनके मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है। बात करते हैं सोडियम कार्बोनेट, यानी कि जो है आपका Na2CO3.10H2O, इसे कहते हैं हम वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा, क्या नाम है इसका, सोडियम कार्बोनेट। आप ये ज़रूर याद रखें, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है बिकॉज आप सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट में कंफ्यूज होते हैं। तो आपका है NaHCO3, ये आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसे हम क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा। तो आप ये ज़रूर याद रखें। नेक्स्ट है आपका विच कांट बी यूज फॉर DNA फिंगरप्रिंट टेक्नोलॉजी। ठीक है, जो DNA फिंगरप्रिंट टेक्नोलॉजी होती है उसके लिए आप किसका यूज़ नहीं कर सकते हैं, उसका यूज़ नहीं कर सकते हैं, वो क्या है आपका जो आप ऑप्शन सी RBC है, जो उनका हम यूज़ नहीं कर सकते हैं DNA फिंगर प्रिंटिंग के लिए। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर बोथ एक्टिवेशन ऑफ थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन मैंने आपको अभी बताया था, तो कौन सा होता है इसका जो राइट आंसर है, ऑप्शन कैल्शियम। थ्रोम्बिन के एक्टिवेशन के लिए हम किसे यूज़ करते हैं, वो होता है आपका, या फिर कौन सा इंपॉर्टेंट होता है, वो ऑप्शन सी कैल्शियम। नेक्स्ट है आपका मैक नंबर इज यूज इन कनेक्शन विद द स्पीड ऑफ। मैक नंबर होता है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं, जो इसका राइट आंसर देख लें, तो सबसे पहले एयरक्राफ्ट की जो स्पीड होती है हम उससे मेजर करते हैं आपके मैक नंबर में। मैक नंबर क्या होता है कि जो आपकी ऑब्जेक्ट की साउंड होती है, ठीक है, और जो आपकी जो आपकी स्पीड ऑफ, ठीक है, जो आपकी स्पीड ऑफ साउंड होती है, यानी कि ऑब्जेक्ट की साउंड और स्पीड ऑफ साउंड होती है, वो होता है आपका मैक नंबर। तो देखिए जब आपका एयरक्राफ्ट का कैसे, मान लीजिए आपकी एयरक्राफ्ट की स्पीड है 500 मीटर पर सेकंड, ठीक है, तो इससे आप डिवाइड कर देंगे जो आपकी ध्वनि की गति होती है, साउंड की स्पीड होती है, वो मान ली 332 है, ठीक है, तो आप इससे जो मैक नंबर आएगा फिर उसके बेस पर ही आप डिपेंड करते हैं कि वो सब सोनिक है, ट्रांससोनिक है, सुपरसोनिक है, हाइपरसोनिक। तो इसके बारे में भी बात कर लेते हैं, जो आपके सब सोनिक होंगे, ठीक है, तो मैक नंबर जो होगा वो 1 से कम होगा। जब ट्रांससोनिक होंगे तो आपका मैक नंबर 1 होगा। जब सुपरसोनिक, ठीक है, सुपरसोनिक 1 से ज़्यादा होगा, और जो आपका हाइपरसोनिक होगा वो आपका जब मैक नंबर है वो 5 से ज़्यादा होगा। तो देखिए आप ये चीज़ें ज़रूर याद रखें, क्वेश्चन पहले भी पूछे गए हैं। बात करते हैं हमारा जो शिप है, शिप के लिए एक बात आती है, जो हमारे जो डिस्टेंस से कौन सी यूनिट में यूज़ करते हैं, नॉट में, नॉटिकल माइल। तो आप ये भी ज़रूर याद रखें। बाकी जो साउंड की स्पीड है एयर में वो कितनी होती है, 332 मीटर पर सेकंड, और जो साउंड है वो आपकी वैक्यूम में यानी कि निर्वात में वो ट्रेवल नहीं कर सकती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। कौन सा एक अजैय अवशिष्ट है, तो आपको पता है हमारा प्लास्टिक है जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। नेक्स्ट है आपका
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल फ्लेम रिटार्डेंट, कौन सा एक प्राकृतिक ज्वालक मंदक है? स्किन, आरएनए, डीएनए, फ्लावर्स। स्किन तो आपकी जल जाती है, आरएनए भी, फ्लावर्स भी। तो जो डीएनए है, ठीक है, वो आपका आग लगने पर भी नहीं जलता है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो डेड बॉडीज होती हैं, बहुत पुरानी भी, सड़ी गली भी होती है, वहाँ से भी आपका जो डीएनए है वो निकाल लिया जाता है। स्पेशली अगर आप डॉक्टर सालुक्य की बात करें, जो आपके सीआईडी सीरियल में आते हैं, यानी कि दया कुछ तो गड़बड़ है, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो जनरली हम डीएनए ऐसे ही एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, अगर इवन की आपकी बॉडी कितनी भी पुरानी हो, एक्सेप्शन हो सकती है, या फिर आपकी बॉडी जल भी गई है तो भी आप डीएनए वहां से निकाल सकते हैं। प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम आर द नेचुरली अक्रिंग आइसोटोप ऑफ, जो आपके प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम है, ये किसके समस्थानिक है? ये समस्थानिक है आपके हाइड्रोजन के। देखिए आपके जो आइसोटोप्स होते हैं समस्थानिक होते हैं। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोबार क्या होते हैं। तो आपके जो आइसोटोप की बात करते हैं, आइसोटोप यानी कि जो आपके समस्थानिक होते हैं, आइसोटोप वो होते हैं जिनका सेम एटॉमिक नंबर होता है, सेम एटॉमिक नंबर होता है, बट उनका जो मास नंबर होता है वो अलग होता है। तो आप ये रख सकते हैं। बात करते हैं आइसोबार, बार से आप याद रख सकते हैं आइस भार, यानी कि जिनका मास नंबर, ठीक है, जिनका जो मास नंबर है वो आपका सेम होगा बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा। आइसोबार को मुझे याद नहीं है कि हिंदी में क्या कहते हैं। आप अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता है, एक समस्थानिक होता है, एक इसी की सिमिलर ही होता है। हिंदी में मुझे याद नहीं आ रहा उसे हम क्या कहते हैं। बात करते हैं हाइड्रोजन की। एक तो ये आपकी लाइटेस्ट गैस होती है, सबसे हल्की गैस होती है, और इसे ही हम फ्यूचर फ्यूल भी कहते हैं। तो आप ये ज़रूर याद रखें। नेम द मेटल दैट इज एंटी बैक्टीरियल, धातु जो जीवाणु रोधी है। तो सोडियम, कॉपर, आयरन एंड एल्यूमिनियम। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन भी कॉपर। आपको पता है कि लोग जो है वो तांबे के जो बर्तन है उसमें सुबह उठकर पानी पीते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो आपकी मतलब जो त्वचा को है वो अच्छा रखते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आप याद रख सकते हैं इसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। बट ये रेकमेंड होता है कि अगर आप रेगुलरली, डेली अगर आप 3-4 महीने तक तांबे के बर्तन में पानी पी रहे हैं तो आपको 2-3 महीनों के लिए छोड़ देना चाहिए। बिकॉज अगर आपकी बॉडी में तांबे की जो मात्रा है, कॉपर की जो मात्रा है, अगर वो ज़्यादा हो जाती है तो आपको एक बीमारी होती है जिसे कहते हैं हम विल्सन डिजीज़। तो ये भी पूछा गया है, तो आप ये भी याद रख सकते हैं। सोडियम के बारे में बात करें, सोडियम ऐसी धातु होती है जिसे हम कैरोसिन के तेल में रखते हैं, क्योंकि ये बहुत ही रिएक्टिव होती है, मतलब बहुत ही क्रिया करने वाली होती है। तो आप ये भी याद रख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स फाउंड इन वाटर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैंसर, कौन सा एलिमेंट होता है जो आपके पानी में पाया जाता है और वो जिम्मेवार होता है कैंसर के लिए, कैंसर उससे हो जाता है। तो आपको पता है आर्सेनिक, आर्सेनिक से आपको कैंसर हो सकता है। बाकी फ्लोरिन्स होते हैं जो आपके, या फ्लोराइड्स होते हैं, उनसे आपको डेंटल प्रॉब्लम्स हो सकती है। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज फॉर एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया क्या होता है? जब आप जैसे आपने देखा भी होगा कि जब ऑपरेशन करते हैं तो आपको एनेस्थीसिया दिया जाता है, मतलब आप अनकॉन्शियस हो जाते हैं। तो वो कौन सी गैस होती है? वो होती है आपकी जिनॉन। ये भी याद रख सकते हैं। बाकी सारी यहाँ पर अगर हम बात करें, जो हीलियम होती है वो आप हल्की गैस होती है और उसे आप गुब्बारों में भरते हैं, तो आप ये भी याद रख सकते हैं। या फिर आपके जो इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं उसमें भी आपकी हीलियम गैस भरी जाती है। ब्रास इज एन एलॉय ऑफ, देखिए क्वेश्चन बार बार पूछा गया कि ब्रास किसका एलॉय है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ई, कॉपर एंड जिंक। आपको मुझे बताना है, यहाँ पर मैंने एक और ऑप्शन लिखा है,
कॉपर और टिन के एलॉय को हम किस नाम से जानते हैं? आपको कमेंट करके बताना है कॉपर और टिन के एलॉय को हम किस नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? आप देखेंगे इतने ऑप्शंस हैं तो इसके बारे में ही भी बात करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। बात करते हैं एडिसन के बारे में। एडिसन ने आपके इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज की थी। बात करते हैं टेस्ला की, तो इन्होंने मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर काम किया था। ठीक है, तो आप टेस्ला उससे याद रखें। बात करते हैं जो चैडविक हैं, जेम्स चैडविक, इन्होंने आपके न्यूट्रॉन की खोज की थी। न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है, कोई भी आवेश नहीं होता है। अब बात करते हैं न्यूटन की, तो न्यूटन ने आपके लॉज ऑफ मोशन यानी कि गति के नियम दिए थे। बात करते हैं ई गोल्डस्टीन की, तो इन्होंने आपके प्रोटॉन की खोज की थी। प्रोटॉन पे आपका पॉजिटिव चार्ज होता है यानी कि वो धनात्मक आवेश होता है। तो आप इनसे ये याद रख सकते हैं। बात करते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब की, तो जो हमारा बल्ब होता है इलेक्ट्रिक बल्ब, उसका जो हमारा फिलामेंट होता है वो आपका बना होता है टंगस्टन का। टंगस्टन का क्यों बना होता है? क्योंकि टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, गलनांक होता है, वो बहुत ही ज़्यादा होता है। अराउंड 3000 के अराउंड होता है, 3000 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इसलिए आप टंगस्टन को यूज़ करते हैं। या फिर आप कहते हैं कि जो बल्ब का फिलामेंट होता है वो किस धातु का बना होता है, तो आप याद रख सकते हैं वो टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ ऑयल सीड। कौन तिलहन की श्रेणी में नहीं आता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है ओट्स। मतलब आप जिनसे आप तेल नहीं निकाल सकते। देखिए मूंगफली से तेल निकलता है, सेसमे ऑयल सुना होगा आपने, तिल का तेल तो सभी को पता है। सोयाबीन का भी तेल निकलता है। बात करते हैं सोयाबीन का, तो देखिए सोयाबीन में सबसे ज़्यादा आपकी प्रोटीन पाई जाती है। अराउंड 43 ग्राम प्रोटीन आपके पर 100 ग्राम में पाई जाती है। तो सोयाबीन आपका बहुत ही अच्छा प्रोटीन सोर्स होता है। क्वेश्चन ये भी ज़रूर पहले पूछा गया है। द लीवर ऑयल ऑफ फिश इज रिच इन। तो जो आपका फिश का लीवर ऑयल होता है वो कि उसमें कौन सी जो हमारी विटामिन है वो पाई जाती है, रिच सोर्स है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, विटामिन डी और विटामिन ए। वैसे तो सभी पाई जाती है पर जो विटामिन डी है वो ज़्यादा पाई जाती है। तो ऑप्शन में आप इसे करेक्ट कर सकते हैं, ऑप्शन डी, विटामिन डी एंड विटामिन ए। नेक्स्ट है आपका, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स विच मेकअप सेल वॉल इन प्लांट्स आर कॉल्ड। पौधों में कोशिका भित्ति बनाने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट क्या कहलाते हैं? उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं हम सेल्यूलोज। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट, इन विच पार्ट ऑफ प्लांट फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस। प्रकाश संश्लेषण पौधों के किस भाग में होता है? तो होता है आपका लीफ एंड अदर क्लोरोप्लास्ट पार्ट्स, यानी कि जो आपकी पत्तियां होती है जिसमें क्लोरोप्लास्ट होता है उनमें ये होता है। जो फोटोसिंथेसिस यानी कि जो प्रकाश संश्लेषण है उसके लिए क्या क्या ज़रूरी है? एक तो आपको सनलाइट ज़रूरी होती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, आपका जो वाटर है और आपका क्लोरोफिल, ये 3-4 चीज़ें होना ज़रूरी है। आपको पता है क्लोरोफिल के कारण ही आपके जो पौधे हैं उनका जो रंग है वो हरा होता है। तो आप ये भी याद रख सकते हैं। और फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे बेस्ट जो लाइट होती है वो कौन सी होती है? वो होती है आपकी वाइट लाइट, यानी कि वाइट लाइट जो है वो सबसे बेस्ट रहती है फोटोसिंथेसिस को करने के लिए। नेक्स्ट है आपका, पेप्सिन इज एन एंजाइम सिक्रेटेड इन। जो हमारा पेप्सिन है वो एंजाइम कहाँ से सिक्रेट होता है? तो वो सिक्रेट होता है आपका स्टमक में। ठीक है, तो आप ये भी याद रख सकते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अ पर्सन इज सेड टू एनीमिक इफ हिज बॉडी हैज डेफिशिएंसी। रक्तहीनता की कमी किस कारण होती है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, आरबीसी। जब आपकी बॉडी में आरबीसी की कमी हो जाती है तो आपको क्या हो जाता है? एनीमिया। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि
एनीमिया एक और चीज़ की वजह से भी होता है, जब आपकी बॉडी में किसकी कमी हो जाती है, तो आपको वो कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट है आपका हु इज़ द फादर ऑफ जेनेटिक्स। ये क्वेश्चन तो मैंने ऑप्शन में ही कवर कर दिया था। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स आपको पता है, ग्रेगर जॉन मेंडल। तो आपको मुझे बताना है फादर ऑफ सर्जरी कौन है। फादर ऑफ सर्जरी कौन है, फादर ऑफ सर्जरी आपको ऑप्शन में कमेंट सेक्शन में बताना है। तो देखिए, ये थे आपके 50 क्वेश्चंस, हमने अराउंड 200 क्वेश्चन से ऊपर कवर कर लिए हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट पार्ट भी बनाऊं तो आप मुझे कमेंट में बताएं। और देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक लिंक दूंगा जहाँ पर आपके बायोलॉजी की जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैंने कवर की हैं, आप उन्हें ज़रूर देखें। तो नेक्स्ट वीडियो आप इसको ज़रूर देखें, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगी। तो अगर आप नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं तो आप प्लीज़ बताएं, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको कैसी लगी है आप वो भी मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप ये नेक्स्ट वीडियो देखें। टिल देन हैव अ गुड टाइम, टेक केयर।